अभी क्या हुआ है, कुछ टाइम से हमारे पास जितने भी मैसेजेस आ रहे हैं या जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, पीपल आर लिटिल वरिड, लिटिल कंफ्यूज्ड कि रियल एस्टेट में अगले 5 से 10 साल में क्या होने वाला है. सो दैट इज़ वाई आई इन्वाइटेड यू. आई थिंक कि आप इस चीज़ के एक्सपर्ट हो. सोशल मीडिया पे बहुत लोग आते हैं, अपना ज्ञान देते हैं, अपनी साइड ऑफ द स्टोरी बताते हैं, बट यू आर एक्चुअली द एक्सपर्ट जो पूरे इंडिया के डेटा को ट्रैक करता है. आपका 14 साल का एक्सपीरियंस है विद द नाइट फ्रैंक, एंड यू क्रिएट ऑल द रिपोर्ट्स दैट कम आउट फ्रॉम नाइट फ्रैंक. सो इसीलिए मेरे को ऐसा लगता है कि आपका जो पर्सपेक्टिव होगा या आपके जो नंबर्स होंगे वो ट्रू स्टोरी होगी, बाकी सब नॉइस है. देखिए बिल्कुल फ्रॉम द पास्ट अगर 2010 से हम देखें सो वी हैव सीन वेरियस फेजेस ऑफ रियल एस्टेट एंड Yeah. राइट नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज इन द मार्केट, लॉट ऑफ स्पेकुलेशन इज देयर, पर all of that you need to see with the perspective of data. Yes. Data is always an early indicator of कोई भी trend आ रहा है. Yeah. So I would say that yes, we can shed some light through these numbers on what the market reality is and where the trends are going. क्योंकि कहते हैं ना कि डेटा कभी झूठ नहीं बोलता. Absolutely. And it's very objective. Yes. Data is not subjective. However, marrying the data with your market intelligence Yeah. is very important. So I think I will talk about some statistics and you can bring in your expertise on the intelligence side and we can have a good conversation. So let me start with my first question. मेरे को ये बताओ कि कोई ऐसे 2 से 3 बड़े शिफ्ट्स या बड़े ट्रेंड्स जो आपको नज़र आ रहे हैं अभी करंटली, जिससे आपको लगता है कि आने वाला जो 2030 तक का जो रियल एस्टेट है वो डिफाइन होगा. ऐसे कोई बड़े ट्रेंड्स या कोई बड़े शिफ्ट्स आ रहे हैं इंडियन रियल एस्टेट इंडस्ट्री में? So, first is the great migration. Okay. We are seeing, a lot of movement from the tier 2 cities to the tier 1 cities. Okay. And we know that 40% of our population is going to stay in cities in the coming years. Acha. Right? So, one is your great migration. Another is I wouldn't say the dawn, but the emerging of tier 2 cities. Okay. So, tier 2 and tier 3 cities. अच्छा. ये अब tier 1 cities के shadows में ना रहते हुए इनके अपने इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग एंकर्स हैं. किसी का टूरिज्म है, किसी का इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है. सो विद दैट कनेक्टिविटी, one is the migration, another is tier 2 city story. Third, I would say, is the movement towards sustainability. Now, Okay. the next generation that's coming, you can't just sell anything to those people. And I'm not saying they are the buying generation, but they are decision maker को influence करने वाली Yes, generation. I agree. So the movement towards sustainability, there has to be what impact they are making towards the environment is very important. So green real estate. Okay. And fourth, I would say, is the financialization of real estate. अच्छा. The hard asset into liquid asset. REITs के through आप income generating assets में invest कर सकते हैं आज की Okay. date में. So these 4 trends are going to shape the coming decade. तो 40% ऑफ द पॉपुलेशन अगर सिटीज़ में आ जाएगी तो इंडिया की तो इतनी ह्यूज पॉपुलेशन है, अभी तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं है उसको केटर करने के लिए. अभी नहीं है, बट आप देखिए अगर 40% पॉपुलेशन सिटीज में रहेगी तो सिटीज की भी तो डेफिनेशन डिफाइन हो रही है ना. Okay. सिर्फ ये 8 ही नहीं है. आपकी जो टियर 2 cities हैं, they are the second rung cities. Okay. And especially the ones which are adjacent to the metros. For example, NCR के adjacent is Jaipur. Okay. राइट, चंडीगढ़, आगरा, जो इन्फ्लुएंस जोन में आते हैं. Yeah. आपका कोची हो गया, भुवनेश्वर हो गया, योर कैपिटल सिटीज. सो ऐसे नहीं है कि सारे इन 8 में ही आएंगे, बट द एडवेंट ऑफ सिटीज, द होल डेफिनेशन ऑफ सिटीज इज गोइंग टू चेंज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिनेटली विल कीप अप. करंटली हम देख रहे हैं कितना इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ पुश है. Yes. एंड टियर 1 में ही नहीं, टियर 2 cities में भी expressways are connecting. So all of that going together is unlocking a lot of land value.
and अच्छा opportunities, right? ओके तो इसमें तो फिर अगर हम इस डेटा के साथ चलें तो अभी तो प्राइसेस बढ़ने का स्कोप अभी बहुत ज़्यादा है। अगर मैं प्योर सिर्फ एक लेमैन की तरफ से बात करूं, अगर पॉपुलेशन मूव होगी तो टीयर 1 टीयर 2 सिटीज़ में अभी तो कैपिटल एप्रिसिएशन का बहुत अभी वैल्यू बची हुई है, इसका मतलब। नहीं, वो तो थोड़ा स्पेक्युलेटिव हो ओके जाएगा। पहले ऐसे देखा गया था कि या इंफ्रास्ट्रक्चर आते ही, दैट्स हाउ रियल एस्टेट वर्क्स, राइट? इवन विद द अनाउंसमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइसेस गो अप. So by the time that infrastructure takes shape, वो सारा कुछ already factor हो चुका होता है. Okay. I'll give you an example. Let's say Jewar Airport, and no matter how, whatever the industry says, that's fact. Let's call a spade, right? अगर जेवर एयरपोर्ट का जब अनाउंसमेंट हुआ था, तभी वहाँ का लैंड वैल्यू, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर आते हुए देखने की वजह से द प्राइसेस वेंट अप 3x 4x हो चुके थे. Yeah. अभी जब वो आ रहा है, अब फाइनली समथिंग इज हैपनिंग, सो ऑल ऑफ दैट हैज बीन factored in, so it's Okay. not going to further increase by 100%. Okay. Right? Okay. So I think that time is gone when just announcement के ऊपर prices बढ़ जाते थे. Everybody, right from the supply side to the demand side. So Okay. supply side would be your developers and demand is your buyer. Everybody wants to see something on the ground. Yeah. I think real estate is no more a promise buying now. You can't buy a promise. You have to show me something. Excavation stage पे तो अब unless you are investing Yeah. and developer credibility is there, people want to get into that, ready to move in. And on the supply side, जब तक infrastructure वहाँ पे नहीं है, Yeah. I don't think they would want to take shape, because अगर आपको याद होगा गौरव, around 2010 लाइसेंसेस जब मिल रहे थे, तो कहाँ के लाइसेंसेस मिले थे, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं, वाटर कनेक्शन वाज नॉट देयर, एंड इवेंचुअली बन गए घर, एंड पता चला कि पाइपलाइन तो आती नहीं है. सो आई एम श्योर डेवलपर्स आल्सो नाउ विल बी वेरी कॉग्निजेंट ऑफ दैट फैक्ट. एंड आपने जेवर एयरपोर्ट का एग्जांपल दिया, हमारे गुड़गांव में भी है ऐसा एग्जांपल, which is Dwarka Expressway. I started writing my career with Dwarka Expressway. It is still a emerging story. Yeah. You can't say that it is done. Like I was telling you, right? Yeah. The 3D that was presented in 2010 to everybody, Okay, for okay. investors, I still don't see that. Agree. So आप देखिए कि कितना ज़्यादा lag है in the start and in the final delivery. तो इसके basis पे prices move करना is absolutely speculative and not the time now, I think. आई थिंक लोग उसका पर्सपेक्टिव नहीं समझते कि एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का या एक रियल एस्टेट अगर कोई हाईवे बन रहा है तो उसकी टाइमलाइन कैन बी 10 years 15 years 20 years. Yes. लोग शायद वो नहीं समझते, लोग सोचते हैं अनाउंस हो गया तो अब प्राइस बढ़ जाएंगे. अगर देखिए आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है, अगर आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन है, यू हैव डीप पॉकेट्स, लेके रख दिया, छोड़ दिया, भूल गए. हाँ. If you're looking at a 10-year period, then I think such trunk infrastructure projects are not to be taken as a indicator of your money doubling, right? Because बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, बहुत सारी encumbrances आ सकती हैं, litigations आ सकते हैं. आप देखिए ग्रेटर नोएडा में क्या हुआ था, घर बन गए थे, उसके बाद litigation आई थी. तो we have to be cognizant of the externalities that can impact that particular project.